पूरे लाइक 1 ईयर प्रोग्राम में अगर कोई अच्छे से जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे, या कुछ लोगों ने क्लासेस बंक भी करी थी, नाम नहीं बताऊंगा मैं, मेरे को पता है, बाद में उन्होंने मैसेज किया सर आ नहीं पाया, आज मैं उधर घूमने चला गया, ये वो, ठीक है, उनके लिए एक बार फिर से पूरा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चंस विल बी लाइक 100 क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, बैक टू बैक मैं उसका वो करता रहूंगा, और आप अपना नोटबुक साथ में रखो। कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर मेरे माइंड में अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं बताऊंगा, तो वो तुरंत की तुरंत उधर एट द वेरी सेम टाइम आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक आपका पेन बिल्कुल वैसा होना चाहिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन, क्योंकि 100 क्वेश्चंस करने हैं अपने को, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो भी अपन साथ साइड बाय साइड करते रहेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट त्रिशा? ओके चलो ठीक है। The first question is, the inspiration of fundamental rights in the Indian Constitution was derived from, कहां से लिया गया था? काम्या, you tell me, fundamental rights कहां से लिए गए थे? From which country? I have no idea. You Trisha? USA. USA, perfect, correct. USA. USA से फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे। इन सब वैसे तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो आपके इन 400 500 600 क्वेश्चंस में मैं कवर करा ही दूंगा, लेकिन फिर भी लाइक आपको उसका कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको एक लिस्ट भेज देंगे जिसमें लाइक जो भी जिस भी कंट्री से जो भी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज या कुछ भी जो भी लिया गया है वो आपको उसकी लिस्ट हम भेज देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो ही जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिया, इस टाइप से कर करके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? यूएसए से। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज Heart and soul. हार्ट एंड सोल। It is known as heart and soul of the Indian Constitution. Right to property was deleted from the list of fundamental rights by 42nd. नहीं 42nd 44th amendment. And Aditi, 44th amendment came in which year? 76. 1977. No 1976 में 44th amendment, हाँ ठीक है। 42nd amendment कब हुआ था? 75. 70. Emergency. Close है ना? इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था सर 75. Emergency के टाइम पे हुआ था. So I think the 42nd was in 76 and the 40th. नहीं सॉरी 40 क्या बोल रहे हो अंतिका? 42nd वाला 1970. 42nd was 42nd came into existence. 42nd amendment कब हुआ था? 1976 and 44th तो था वो 1978 में हुआ था। हाँ सर, 76 was 42nd and 44th was 1978. यस वो स्लिप हो गया। 44th जो है वो 1978 में हुआ था। ब्रैकेट में लिख लो साइड में। राइट टू इसमें नोट्स कैसे बनाओ? राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट ब्रैकेट में 1978 इस टाइप से इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? B.N. Rao. B.N. Rao. Dr. B.N. Rao. He was the constitutional advisor to the Constituent Assembly. And who is this Sachidanand Sinha? He was The first Interim President of the Constituent Assembly. First temporary President of the Constituent Assembly. He was appointed as the temporary President on which date? 26 November 1949. No. No. 9th December 1946. Correct, Mansi. He became the temporary president on 9th December 1946. जिस दिन Constituent Assembly की पहली मीटिंग बैठी थी, he was appointed as the temporary president. And इसके ठीक 2 दिन बाद, on 11th December 1946, he became the Rajendra Prasad became the permanent chairman. ठीक है, permanent president जो थे। ये सब शॉर्ट नोट्स बनाते रहो साइड बाय साइड अपने नोटबुक में। Temporary president, who was it? सर सच्चिदानंद सिन्हा। Okay.
और ठीक 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को उसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था, ठीक है। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? चेयरमैन। Chairman of the drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, he was appointed as the chairman of drafting committee, ठीक है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लिख लिया सारा? What's the answer to the second question? That is B. Sir, I cannot hear you when multiple people speak. Okay, क्या कर सकते हैं इसमें? Sir, what was taken? Okay, ठीक है guys. Next question is, ये 4 हुए complete? Who takes the oath of Speaker of Lok Sabha? लोक सभा स्पीकर की ओथ कौन लेता है? कोई नहीं लेता। करेक्ट, सी, दैट इज सी, नो ओथ फॉर स्पीकर। स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती। एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर इज जो आफ्टर जनरल इलेक्शंस जो भी फर्स्ट मीटिंग बैठती है उसमें जनरली जो सीनियर मोस्ट जो एमपी होता है या फिर मतलब जो भी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट में होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर का बस ये काम होता है कि लाइक वो सभी मेंबर्स की ओथ एंड वो शपथ वगैरह वो दिलवाते हैं, ठीक है। जो भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रहेगा उनकी प्रोटेम स्पीकर आफ्टर जनरल इलेक्शंस जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वो उनकी ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड? Very simple. 368. Article 368. B. ठीक है। Which case of Indian Constitution is known as fundamental rights case? केशव नंदा भारती। भारती के स्टेट ऑफ केरला। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना। It is famously known as fundamental right case. नोटबुक में ऐसे लिखना, fundamental right case, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वेरी इंपॉर्टेंट केस। कॉलेज में जाओगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको, पूरा विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। अभी तुम्हें इस लेवल पे इतना नहीं, मतलब इसके बारे में जानने की नीड है। Which case is known as the election case? इंदिरा Gandhi versus Rajnaran. इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। केस के फैक्ट्स में मत जाना, केस के फैक्ट्स में ऑनलाइन क्लास में तो मैं नहीं जा सकता। कल को यूट्यूब या इन सब पे भी जाएगी वीडियो तो पता चले कमेंट सेक्शन में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस होती तो आपको अच्छे से बताता है इस केस के बारे में। एनीवेज, Which schedule of Indian Constitution provides anti-defection law? 10th schedule. 10th schedule, ठीक है। सुनिधि, what is this anti-defection law? होता क्या है? Anti-defection law में होता क्या है? Sir, anti-defection is when a person is elected from one party but he changes party after getting elected. So, to protect from that part, this happened a lot during the 1967 elections. आराम गराम। Yeah, exactly. जब कोई मेंबर किसी एक पार्टी से सेलेक्ट होके कैंडिडेट जब एक पार्टी से सेलेक्ट होके एमपी या कुछ भी बने और उसके बाद वो पार्टी चेंज कर लेता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें लग जाता है, ठीक है ना। एक तो ये होता है, एक उसमें ये भी होता है कि अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट है राज्यसभा में, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, और अगर वो इफ ही वांट्स टू ज्वाइन एनी पार्टी देन ही कैन ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 months। उसके बाद अगर वो कोई कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होता है। थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपकी किसी भी स्टेट में या कहीं पे भी कोई पार्टी है, ठीक है, अगर उस पार्टी से 2/3 ऑफ द मेंबर्स will go and join, if they will go and join any other party, then in that case कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2/3 से 2/3 मेंबर्स से कम लोग अगर जा रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई स्टेट पार्टी है उसमें उसकी अराउंड 10 सीट्स आई, ठीक है, अगर 10 सीट्स में से 2/3 मेजोरिटी 2/3 अगर चली जाती है तो नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी से कम जाते हैं, 2/3 मेंबर्स कम जाते हैं, 2/3 से कम जाते हैं लोग, तो उसमें उनके ऊपर फिर एंटी डिफेक्शन लग सकता है, ठीक है। ये सब था। और एक होता है इसमें लाइक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, निर्दलीय जिनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। लेकिन वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, बट वो
कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ठीक है, ये था इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में, आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट्स बिल्कुल छोटे छोटे करके लिखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन इन इंडिया, वर टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम USSR. Sorry, USSR. fundamental duties from USSR. Okay, Kamya, under which article fundamental duties are given? In which article fundamental duties are given? Kamya, Sunidhi? 4(1), I think. Article. 39 to 51. अरे नहीं नहीं 51A. 51A 51. आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें गिवन है। विच पार्ट अवंतिका, विच पार्ट? Part 4A. पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। इन विच केस राइट टू लीगल एड वाज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल राइट? MH versus State of Maharashtra. M.H. Hoshkot versus State of Maharashtra. Free legal aid was considered as a fundamental right. Right to legal aid was considered as. Which of the following articles is called as the soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? 32. Article 32. Called as soul of the Constitution. Languages are given in which schedule? 8th schedule. 8th schedule. How many languages are there in India? 22. नाम कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर, और वो भी एमएससीटी में। सिम्बाइसिस और ये सब भी नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड व्हिच आर्टिकल? 39A. आर्टिकल 39A, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल मैं अच्छे से खोल के उसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। आर फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिशिएबल? No. It's not justiciable. Yes, fundamental duties are not justiciable, है ना? Justifiable नहीं है, justiciable रहेगा इधर। Federal form of government is taken from which country? Canada. Yes, it's taken from Canada. Right to go to Supreme Court in violation of the fundamental right 32. is given in Article 32. Article 32. You can directly go by filing a writ petition. ठीक है, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट के लिए 226. ठीक है, लिस्ट्स आर गिवन इन विच शेड्यूल? 7th. 7. schedule. Ordinance can be promulgated by president under which article? 1 to 3. 123. 1 to 3 ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है आर्टिकल 1 to 3 के अंदर। और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल के अंदर होती है? इसी के ब्रैकेट में लिख लेना, गवर्नर। गेस करो। 213। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है 1 to 3 और गवर्नर के पास होती है 213। अगर याद नहीं हो तो उसमें ये देख लो कि 1 to 3 और 213 है ना, सेम रहता है। दोनों के पास अंडर these आर्टिकल्स दे हैव दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो है जब हाउस सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी चीज के लिए ऑर्डिनेंस पास कर देता है। जैसे जो ट्रिपल तलाक का केस था, ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया था। लेकिन जो भी प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस पास करेगा, जब भी हाउस ऑफ सेशन बैठेगा तो उसको वो ऑर्डिनेंस उसको 6 months के अंदर हाउस ऑफ सेशन को पास करना पड़ेगा, हाउस को पास करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करेगा 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट को उसको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा। ओके, ये उसमें वो है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन डिफाइंड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79. इट्स 79। एलेट ये पूछ सकता है, क्लैट नहीं पूछेगा, एलेट पूछ सकता है। ठीक है, सिम्बाइसिस भी नहीं पूछेगा, एमएससीटी भी नहीं पूछेगा। Constitution of Parliament has been defined under which article? That is 79. How many members are fixed for Lok Sabha from states?
अच्छा पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? आई विल आस्क, वेट। 545. Arya, tell me, Arya, how many total members are there in Lok Sabha? 545. नहीं, बिल्कुल टोटल 545 तो अभी प्रेजेंट में है। 552. 552. ठीक है, 552 टोटल मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में 545 आर द टोटल मेंबर्स। अभी जो 7 सीट्स जो है वो अभी लाइक खाली है, बनी ही नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट कंसेंसस वो होगा, सेंसस होगा, उसके बाद देखते हैं कितना क्या पॉपुलेशन रहेगा, उसके बेसिस पे वो सीट कर सकती हैं, वो सीट हो सकती है। ठीक है, और एक एमपी की सीट कितने पॉपुलेशन पे होती है? 1 lakh. 1 मिलियन 10 lakh. 10 लाख। ठीक है, अगर 10 लाख की पॉपुलेशन कहीं पे होगी तो वहीं पे एक एमपी की सीट बना देंगे, वहीं पे एक एमपी की सीट बना देंगे। ये सब लिखते रहना, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं तुमको हर क्वेश्चन के साथ उसके 2 या 3 वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो ये सपोज ये क्वेश्चन नहीं आया तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आप एग्जाम में कर सको। और अपने इन नोट्स को बिल्कुल साइड में रखना, और ये नोट्स एनफ फॉर द लीगल नॉलेज पार्ट। ठीक है, सो टोटल मेंबर्स आर 552, जिसमें अभी प्रेजेंट में है 545। ओके, और हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स? 530. 530, correct. And how many members are elected from union territories? 20. 20. And 2 people are Anglo-Indian. Anglo-Indians. 2 people are Anglo-Indians. ठीक है, तो टोटल 552 होगा, अभी 545 है। So but अब एंग्लो इंडियंस अभी जो recent amendment आता है उसके बाद Yeah, एंग्लो इंडियंस that- won't be नहीं अभी They won't be. अभी तो नहीं है। हाँ, अभी तो वो उसमें नहीं है। like SC/ST के लिए they increased the limit to 10 years and then Anglo Indians के लिए they removed the 2 seats. Anglo-Indians के लिए they have stopped it because it got over this year itself. हाँ, बट तुमको देखो, पहले तो अगर जैसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टेट्स वाला पूछेंगे, वो 552 वाला ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रहेगा तो उसमें फिर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी क्योंकि it's like a part of current affairs also. so the legal current GK, हाँ। लीगल करंट जीके में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लोक सभा? वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। 5 years. Which house is known as upper house? Rajya Sabha. Rajya Sabha. Very simple. ठीक है, in India, when does the financial year commenced? 1st April. 1st April. 1st April. लेकिन इस बार कब से है? 1st July. March. अरे नहीं, कौन बोल रहा है मार्च? नहीं, इस बार July. 2020 में फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? मतलब अभी ये जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है ये कब एंड हो रहा है? ऑन विच डे? पूछ सकते हैं। 31st June. 31st? क्या बोले? 31st जून? July. जून में तो 30 डेज होते हैं। यस, इट्स 30th जून। ये जो ये फाइनेंशियल ईयर है ये 30th जून तक जाएगा। 1 जुलाई से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2020 एंड 2021। ठीक है, वो एंड होगा 31st मार्च को जाके। ये लिख लेना कि इस बार फाइनेंशियल ईयर, व्हेन इज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग दिस टाइम, दैट इज 30th June. Who supported the views of Constituent Assembly for making the Indian So we Constitution? missed a question. 26. Okay, on the subject of budget, demands for grant are arranged in which way? बजट में जो डिमांड्स फॉर ग्रांट होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? मिनिस्ट्री वाइज बजट जो है उसमें जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है वो उस तरीके से मिनिस्ट्री वाइज अरेंज किया जाता है। ये गाइस, ये कौन लिख रहा है इस पे? ये प्लीज ऐसा कुछ भी मत लिखिए स्क्रीन पे। Who supported the views of Constituent Assembly for making the Indian Constitution? किसने सपोर्ट किया था Constituent Assembly पे? गांधी जी. महात्मा गांधी जी। ठीक है, which song was sang in the Constituent Assembly before its adjournment signed I? वंदे मातरम. both A B. दोनों, जनगणमन भी और वंदे मातरम भी, दोनों सॉन्ग गाए गए थे। ठीक है, आर्टिकल 18 of the Indian Constitution deals with, very simple, Abolition royal titles and abolition of untouchability। ये कौन सा? 17. ठीक है, abolition of child labor,
23. परफेक्ट 23 ठीक है। एबोलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स आर्टिकल 18, इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी जैसे मतलब किसी को भी जैसे सर की उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, किसी को रॉयल टाइटल की उपाधि नहीं दी जाएगी, कोई भी प्रिंस नहीं कहलाएगा, कोई भी राजकुमार नहीं कहलाएगा, ठीक है। और लेकिन उसमें ये कहा था कि लाइक अगर कोई आपको एकेडमिक अगर कोई अवार्ड मिल रहा है तो उसमें आपको बोला जा सकता है, या फिर आपको जैसे जैसे पद्म भूषण या पद्म विभूषण आपको वो बोल के आपको संबोधित किया जा सकता है, आपको वो बोल के आपको एड्रेस किया जा सकता है। और जैसे परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, दिस नेम। कल ही हुआ ना कश्मीर में, कल ही हुआ कश्मीर में। अच्छा, इन विच डिस्ट्रिक्ट बताओ? जीके भी साइड में साइड करा रहा हूँ मैं तुम्हारा। हंडवारा डिस्ट्रिक्ट। हंडवारा इज अ पार्ट इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कुपवाड़ा, हाँ सर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, ऊपर लिख लो अपना नोटबुक में, हंडवारा इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये आपका जीके का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बन रहा है, अभी माइंड में आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। Done. Who was the Prime Minister of India in the first Lok Sabha? Very simple. ये अभी इतने सारे सिंपल क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं कि मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हूँ। पहले बिल्कुल सिंपल से लेके हार्ड से लेके कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए सिंपल से बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स आए उनको तो अभी कुछ आइडिया नहीं है ना, तो उनके लिए तो पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ग्रेजुअली अपन धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। Which of the following commission was appointed by the central government on union state? Sarkariya Commission. Sarkariya Commission. ठीक है। Which of the following taxes are levied by the union but are collected and appropriated by the states? Union लगाता है लेकिन collect कौन करता है? States collect करती हैं। बताओ, stamp duties, excise duties, medical and toilet materials, sales tax, या फिर both A and B? Both A and B. Both A and B. Are you sure, Aditi? Yes, sir. Okay. Yes, it's both. Stamp duties and excise duties on medical and toilet materials, ये सब यूनियन लेवी करता है लेकिन स्टेट्स उसको कलेक्ट करती हैं, ठीक है। Which of the following taxes are imposed and collected by the state government? State government ही लगाएगी, वही इम्पोज करेगी और वही कलेक्ट करेगी। कौन सा टैक्सेस होता है? स्टेट ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू तो ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू तो करते ही हैं। All of them. Estate duty, sales tax, land revenue, all D is the answer. तीनों टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। Which of the following tax is levied and collected by the union government but the proceeds are distributed between the union and the states? Income tax. Guess करो, सोचो। Land revenue. नहीं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये देख लो ना यार, जो लाइक 33rd क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि जो टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी ऑप्शंस तो सेम ही है ना, तो ये थोड़ा सा देखा करो ना, लाइक नींद पूरी नहीं हुई। आज तो मैंने क्लास का टाइमिंग भी यही रखा, मैं क्या ज्यादा सुबह नहीं रखते हैं, तब तक तुम लोग एनीवेज। Which of the following is levied and collected by the union government? Custom duty. Custom duty तो होता ही है। All of the above. Custom duty भी, excise duty भी और estate duty से। So the answer is D. Guys, switch off your audio, जिसका भी audio on है। But sir, ऊपर estate duty was collected by the state. अच्छा, एक सेकंड। Which of the article deals with the grants in aid by the union government to the states? 275. 275. NLU Delhi ये पूछेगा। Which of the article deals with the grants in aid by the union government to the states? That is article 275. ठीक है। Which of the following article deals with the election of the vice president? Election of the vice president. 66. सोच लो। 68. 66. Article 66. Yes, 66. Which of the following article deals with the election of the vice president? That is article 66. Who can remove the vice president from his office? Parliament. Parliament. President.
पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट जो है पार्लियामेंट स्टार्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो तो किसको लिख के देते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। और अगर इम्पीचमेंट या कुछ और ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है तो वो पार्लियामेंट स्टार्ट करती है, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। वाइस प्रेसिडेंट का कितना टर्म होता है? 6 years. 6 years. नहीं, 5 years नहीं, 6 years, हाँ, क्योंकि वो राज्यसभा राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है ना, हाँ। है ना। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका मिनिमम एज कितना होता है, लाइक अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एज? 35। 40. नो, 35। ये एक बार है ना, इन सबकी एज वो लिख लो, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन कितना हाँ। वाइस प्रेसिडेंट 35, प्रेसिडेंट 35। मैम एमपी, लोकसभा एमपी 25, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी 40। नहीं, एमएलए स्टेट में एमएलए 25, करेक्ट। राज्यसभा एमपी 30 है। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कितना होना चाहिए एज क्वालिफिकेशन? सॉरी, Is it 21? कितना बोला? 21? नहीं, अरे नहीं, 21 तो बिल्कुल किसी का तो होता है 21 भी। 21 तो आई डोंट थिंक किसी का होता है। एमएलसी का 30 होता है, 30, ठीक है। जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इट एक्ट्स लाइक राज्यसभा, वो पूरा राज्यसभा की तरह काम करती है। एंड देयर आर 7 स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सर अब 7 आंध्र प्रदेश के मेरे ख्याल से दे हैव डिसकंटिन्यू। नहीं, तेलंगाना की हाँ, आगे, तेलंगाना, सॉरी, तेलंगाना। तेलंगाना की ऐड हुई है ना उसमें। राज्यसभा के कितने होते हैं? राज्यसभा की 30, एमपी MLC की राज्यसभा 30। अच्छा, ये बताओ प्राइम मिनिस्टर की कितनी होती है? प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज क्वालिफिकेशन It will be 25 only. 25। हाँ, एक बार मैं क्लास में पूछ रहा था, लोग बोले कि सर 35 होनी चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो सबसे बड़ा होता है ना। मैं कह यार सबसे बड़ा होता है तो क्या हुआ, है तो वो एमपी ना। अब मोदी साहब है, वो है तो एमपी ना, ऑब्वियसली बनारस से, वाराणसी से। तो 25 मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीएम बनने के लिए। So legislative assembly is Vidhan Sabha, right? Yeah. Legislative assembly is Vidhan Sabha and legislative council is Vidhan Parishad. So can it be called legislative council can be called upper house like for the states, or is it Yeah, it's upper house. Okay. Upper house for the states, and legislative assembly is lower house for the states in that particular state. Okay. Thank you, sir. The vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha. हाँ, वो अच्छा, इसमें क्वेश्चन में आंसर लिख दिया। The vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. ठीक है सर, ऑनलाइन वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 years ही लिखा है। किसका? वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 years ही वाइस प्रेसिडेंट 5 years। 5 years, sir. ठीक है। It says. Which one of the following article deals with the appointment of the prime minister and other ministers? 74 75. 74 कंफर्म कर लो। 75. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसमें जितने भी मिनिस्टर्स आ जाते हैं, इन सबका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 75 के अंडर दिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? President. Prime Minister is appointed by which one of the following? President, in my opinion. President, हाँ. Who among the following shall communicate to the President all the decisions of the Council of Ministers under Article 78? Attorney General. नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को जो भी डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो अंडर आर्टिकल 78 के अंदर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। Yeah. तो मोदी साहब अगर कुछ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अगर कुछ भी डिसीजन है तो मोदी साहब उसको रामनाथ कोविंद जी को बताते हैं कि ये हमने डिसीजन लिया है, और वो उनको कम्युनिकेट करते हैं। पूछते नहीं है, बताते हैं।
ऑफलाइन क्लास होती तो मैं बताता कि क्या बताते और क्या नहीं बताते, है ना। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में यार मैं बहुत बाउंड हो जाता हूँ, वरना तुमको एक एक चीज और खोल खोल के बताता, उसमें तो फिर 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं तुम्हारे लिए। अदिति तुम्हें तो पता ही है, तुमने तो क्लासेस अटेंड करी है। यश और वो सब आए नहीं, यश संचित वो आए नहीं वरना वो तो यहाँ पे भी शुरू हो जाते, है ना। फिर वो दूसरे कंसेप्ट में चला जाता है। The total number of ministers including the prime minister shall not exceed. The total number of ministers including the prime minister shall not exceed 15% of the Lok Sabha. 15% members of the Lok Sabha. जो council of ministers होते हैं, वो total number of जो council of ministers होते हैं, उनकी जो वो है वो 15% of the total members of the Lok Sabha रहती है उनकी। Okay. The Supreme Court of India at present contains the following number of judges. कितने judges है Supreme Court of India में अभी? 34. 34 जजेस आते हैं, जिसमें 33 प्लस 1 इज सीजे प्लस सीजे। 33 प्लस 1, पहले 31 होते थे, अभी रिसेंटली इसको 34 किया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी करंट में कितने सुप्रीम टोटल कितने जजेस हैं? ये तो है 34 इज द मैक्सिमम लिमिट कि इतने मैक्सिमम। अभी 31 है राइट? नहीं अभी 34 ही है ना नो करंट में 33 है। 33 है मतलब सारे बोलते 31 32 33 34 सर कोई ना कोई तो मिलेगा। एक कल भी 33 लिख लो ब्रैकेट में छोटा सा, करंट 33। एक कल रिटायर भी हो रहा है। हाँ एक कल रिटायर हो रहे हैं, हाँ वो रिटायर हो रहे हैं कल। SCBS जो सुप्रीम कोर्ट बार कल 32 होगा, सो फिर 32 हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो 33 है ना। जस्टिस दीपक गुप्ता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कल पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको रिटायरमेंट का वो करता है। That's good, yeah. Which one of the following are the powers of the नहीं, who among the following appoints the chief justice and other judges of the Supreme Court? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहते हैं वो प्रेसिडेंट हमेशा इन कंसल्टेशन विद CJI उनके साथ कंसल्ट करके अपना सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट करता है। और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, CJI और कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ सलाह मशवरा करके हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। Which of the following are the powers of the Supreme Court? All of the above. सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन भी होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेस नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू, हर चीज पे जुडिशियल रिव्यू तो लगाती है, करते ही है। तो आंसर इज डी। Which article of the Constitution of India provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India? 124. सोच के बताओ। 124 सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए होता है। Provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court, that is Article 124. ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी मैं आपसे आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ ना अदिति, ये सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये आपका क्लैट नहीं तो एलेट तो पूछेगा ही पूछेगा। और आपके लाइक चारों बड़े एग्जाम्स हैं, चारों जो आपके एग्जाम्स हैं, MSCT, SLET, क्लैट और एलेट, उसमें कहीं ना कहीं करके ये क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे, आएंगे ही आएंगे। The National Judiciary Appointment Commission (NJAC) consists of the following person. कौन-कौन होते हैं उसमें? NJAC में all of the above. All of the above. Chief Justice of India, 2 senior most Supreme Court judges, Union Minister of Law and Justice, ये सब लोग होते हैं। और इसके अलावा 2 eminent jurists भी होते हैं, ठीक है। और वो जो 2 eminent jurists होते थे, वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे और they were not eligible for re-election। जो 2 eminent jurists थे वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे और उनका री-इलेक्शन नहीं होता था। लेकिन जो NJC जब ये बना तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, NJC जब बना तो ये हटा क्यों, इसको एबोलिश क्यों किया गया, मतलब खत्म क्यों किया गया? एनी आइडिया? ये पास का हुआ पार्लियामेंट में, और बहुत पहले, ये 2015 में हुआ था NJC, and 2016 में हाँ। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ कि लाइक देखो, जब हमारा उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, हम एक नेशनल जुडिशियरी NJC बनाते हैं, उस NJC में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस रहेंगे
और अपना यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ रहेंगे, और हम इसमें 2 एमिनेंट जूरिस्ट करेंगे कि वो किसी भी आप फील्ड से उठा लेंगे, लेकिन मतलब लाइक मोस्टली लॉ की फील्ड से उठाएंगे ऑब्वियसली। तो उन 2 एमिनेंट जूरिस्ट और इन सबको मिला के हम एक एनजेसी बनाते हैं जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा। तभी उसमें क्या हुआ कि उसमें जब ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे ये तो यहाँ पे तो आर्टिकल 50 लग रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। अब तुम बोल रहे हो कि आर्टिकल 50 में तुम लोग बोल रहे हो कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, हमेशा जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है, लेकिन यहाँ पे एनजेसी फॉर्म करते वक्त तो तुमने जुडिशरी को भी लेके आ गई और एग्जीक्यूटिव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ तो ये तो एग्जीक्यूटिव का बंदा है, अब ये तो आर्टिकल 50 वो कर रहा है। तो इस केस में एनजेसी को फिर खत्म कर दिया था। ठीक है, शरद अरविंद बोबडे, मिस्टर शरद अरविंद बोबडे इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन व्हिच वन ऑफ द बिलो? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? वेरी सिंपल यार, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट। यार नहीं, प्राइम मिनिस्टर कौन बोल रहा है? प्रेसिडेंट। इट्स वेरी सिंपल यार, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर तो प्रेसिडेंट के पास होती है ना हमेशा। ठीक है, which one of the following article deals with the pardoning power of the president? 72. 71. 72. pardoning power बहुत सिंपल है यार। 72. 72 आर्टिकल 72 pardoning power आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास है। अच्छा, जैसे 72 में ना लाइक कई वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे pardoning, what do you mean by pardoning power? क्या मतलब होता है पार्डन का? डेथ पेनल्टी वो कर सकते हैं, उसको तो कर सकते हैं मर्सी। तो उसमें ना कई जैसे वो लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एक है उसमें कम्यूटेशन, उसमें लिख लो कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे को रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उस रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को वो सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो नेचर होता है ना पनिशमेंट का वो कम हो जाता है। अपना कम्यूटेशन में जो नेचर है, रिगरस वर्क है, रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट से उसको सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया। अब वो कहते हैं ना, जैसे सुना होगा आपने मूवीज में कि जेल में जाके चक्की पीसोगे और ये सब करोगे। चक्की वक्की तो आजकल कोई नहीं पीसता है, वो सब बोलने की बातें हैं, लेकिन काम करवाया जाता है उनसे, टेक्सटाइल का काम करवाया जाता है उनसे, और भी बहुत सारा काम करवाया जाता है जिनको रिगरस पनिशमेंट मिलती है। तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस रिगरस पनिशमेंट को वो सिंपल पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। अगर किसी को रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, उसमें उसको काम नहीं करना पड़ेगा जेल में। ठीक है, तो ये उसके पास पावर हो जाती है। एक होता है रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है कि पनिशमेंट रिड्यूस कर देता है। प्रेसिडेंट के पास ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसमें पनिशमेंट रिड्यूस कर सकता है। किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसको 7 इयर्स की कर देगा। वो प्रेसिडेंट के पास पावर है। किसी को 10 इयर्स की अगर पनिशमेंट मिली है तो उसको 7 इयर्स की कर देगा। लेकिन नेचर इसमें और नेचर किसमें कम होता है पनिशमेंट का? कम्यूटेशन में। ठीक है, कम्यूटेशन एंड रिमिशन दोनों में चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। एक में नेचर रिड्यूस होता है और एक में टाइम लिमिट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर आता है रिप्रीव। रिप्रीव में क्या होता है कि टेम्पोरेरी रिलीफ दिया जाता है। टेम्पोरेरी रिलीफ में क्या एग्जांपल दूं मैं इसका? टेम्पोरेरी रिलीफ दिया जाता है अगर बेसिकली सपोज किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसको ये बोला जाता है कि डेथ पेनल्टी मिली है तो ठीक है, एक काम करो, इसको फैमिली से मिलने का टाइम दे दिया जाए और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दो, या मतलब थोड़ा सा इसमें इसको इस चीज का रिलीफ कर दो कि ठीक है इसको मिलवा दो अपने पेरेंट्स से जिससे भी मिलना है डेथ पेनल्टी के केस में। इस टाइप से कुछ भी एक थोड़ी देर का कुछ टेम्पोरेरी रिलीफ दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है इसमें एक वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि पनिशमेंट रिड्यूस्ड ड्यू टू द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब इसमें पनिशमेंट रिड्यूस की जाती है अगर कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आए तो। अगर कोई सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडीज दे तो उसमें उसको क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें पनिशमेंट रिड्यूस कर दी जाएगी, या उसको फिर वही लाइक रेमिशन दे दिया जाएगा कि अगर उसकी कोई रिगरस पनिशमेंट है तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। सेम पावर्स गवर्नर के पास होती हैं एक्सेप्ट 2। एक तो पार्डनिंग पावर नहीं है गवर्नर के पास, वो किसी की फांसी माफ नहीं कर सकता, किसी का ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, गवर्नर के पास लिख लो एक्सेप्शंस, नीचे ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्शंस विद गवर्नर।
पार्डनिंग पावर, दूसरा है उसके पास वो कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता, गवर्नर जो है कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल कर सकता है। ठीक है, आया समझ में कंसेप्ट पूरा? प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, गवर्नर के पास ये नहीं है। बाकी प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास दोनों चीजें हैं, दोनों पावर्स हैं, रिप्रीव, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, रेमिशन, ये सब। ठीक है, impeachment of the president is carried by which one of the following? प्रेसिडेंट की impeachment कौन करता है, कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट की अपन ने पहले पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट की जब पार्लियामेंट कर सकते हैं तो इसकी पार्लियामेंट कर सकता है। Which one of the following article deals with the tenure of the president? 56. अच्छा क्वेश्चन है, 56 article deals with the tenure of the president, that is article 56. Which one of the following article deals with the impeachment of the president? 61 या 62? Perfect, Mansi, 61. Good. Important question है ये काफी। Impeachment of the president कौन से आर्टिकल के अंडर किया जाता है? आर्टिकल 61 के अंडर किया जाता है। The pressure groups are political organizations, economic organizations, moral organizations, organization of universal character. क्या होते हैं pressure? The organizations of universal character. Organizations of universal character. ठीक है, अभी भी लोग आ रहे हैं, इतना लेट। ओके, तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर होते हैं कि उसमें कई सारे, उनको बेसिकली प्रेशर ग्रुप होता है कि वो या तो सरकार के ऊपर प्रेशर डालें या किसी भी तरीके से प्रेशर डाल के। अब जैसे क्या है, आरएसएस इज अ प्रेशर ग्रुप, आरएसएस इज अ प्रेशर ग्रुप। यस, बजरंग दल इज अ प्रेशर ग्रुप। वो देखिए ना यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, जलाल के वीडियोस आते हैं, बजरंग दल वाले अब पार्क में बैठे होते हैं, तो बेसिकली ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप है, ये देखना कभी, सही फनी वीडियोस रहते हैं। तो ये सब प्रेशर ग्रुप है। कोई भी आंदोलन अगर चला रहे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दैट इज आल्सो प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर डालने वाले को वो कहते हैं प्रेशर ग्रुप। अब ये डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे कुछ बिजनेस ग्रुप्स हैं जो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, कुछ ट्रेड यूनियंस है, ठीक है, CII है, और आपका ये क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रस्ट, ऐसा कुछ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब प्रेशर ग्रुप की उस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, द प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन, किस पे प्रेशर डालते हैं वो? All of the above. सब पे प्रेशर डालते हैं। एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर डालते हैं, वो जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं, लेजिस्लेटिव पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है, which of the following are known as pressure groups? All of the above. All of the Trade above. unions, caste groups, tribal organizations. Yes. वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, pressure groups. Which of the following is not a feature of pressure group? इसमें it tries to influence from outside, its membership is large, it actively joins political parties, its members It actively joins political parties. groups. C. Feature नहीं है पर करते हैं। अरे आदित्य, करते तो बहुत कुछ है, अब क्या बताएं, है ना। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस भी करते हैं, मेंबरशिप भी बहुत लार्ज होती है। अब आरएसएस की देखो मेंबरशिप कितनी लार्ज है। एक्टिवली ज्वाइन, हाँ पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ज्वाइन नहीं करते लेकिन कमी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना, इट्स मेंबर्स कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स। हाँ, आरएसएस वाले बजरंग दल में भी होंगे, बजरंग दल वाले उस ट्रेड यूनियन में भी होंगे, ये सब यही चलता रहता है। Which of the following is not a method used by the pressure group for achieving its objectives? Clearly aligns with the political party. It finances political parties. Not a method used by the pressure group for achieving its objectives. It aligns with the political. It organizes the demonstration. It clearly aligns with the political party. It tries to influence policymakers. Yes. C. It clearly aligns with the political party. ठीक है। 61. When was the first parliamentary forum on water conservation and management constituted? कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। First parliamentary forum on water conservation and management. 1985. 2005. अच्छा. When was the first parliamentary forum on youth constituted? 2006. 2008. ना,
2006. 2006 पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ जो है वो 2006 में बना था. When was the first parliamentary forum on global warming and climate change constituted? 2006. Global warming में ना 2006 में नहीं बना था global warming वाला. 2008 में बना था. मत चुप, मेरी क्लास चल रही है. अवंतिका प्लीज लाइक स्विच ऑफ योर ऑडियो. आई नो आपकी क्लास चल रही है. And my servant is screaming for no reason. No, it's okay, no problem. बस ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 2008 में हुआ था. When was the first parliamentary forum on disaster management constituted? 2000. डिजास्टर मैनेजमेंट पे पार्लियामेंट्री फॉर्म कब बना था? 2010. 2011. Could you wait for a second? Copy करने में. हाँ कर लो. पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन बना था 2005 में. यूथ वाला बना था 2006 में. ग्लोबल वार्मिंग पे बना था 2008 में. और डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो था वो बना था 2011 में. ओके. Yeah, done. ओके. एक सेकेंड. कहाँ थे अपन? 60. When was the first parliamentary forum on children? Children पे कब बना था? Parliamentary forum 2009. 2006. पार्लियामेंट्री फॉर्म पे जितने भी क्वेश्चंस हैं यही वाले हैं जो इंपॉर्टेंट वंस है जिसमें से पूछ सकेंगे. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वो थे, लेकिन these are one of the most important. Which one of the following describes India as secular state? Yeah. Preamble of the Rights, Directive Constitution. Principles, Fifth Schedule, and Preamble of the Indian Constitution. Preamble में describes India as a secular state. Preamble में बोला गया था India is a secular state. India एक धर्मनिरपेक्ष state है. ठीक है. 42nd Constitution Amendment में 3 words were added in the preamble. What were these 3 words? Socialist. Secular and Socialist and integrity. Integrity. Very good, Avantika. Socialist, secular and integrity. ये 3 words हैं जो कि 42nd Constitution Amendment 1976 में, which is also known as Mini Constitution of India, उसमें ये चीज ऐड की गई थी. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एडिंग्स की गई थी. वो उन पे बाद में आगे मैं पूरा उनको बताता जाऊंगा. ठीक है. द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम US. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी USA से लिया गया. In a parliamentary form of government, the real powers of the state are vested in. Right, please switch off your audio part switch off कर लो यार. In a parliamentary form of government, the real powers of the state are vested in. Council of Ministers headed by Prime The Minister. Council of Ministers and the Prime Minister. Yes, Council of Ministers headed by the Prime Minister. इनके पास parliamentary form of government में इनके पास real powers are vested with them. ठीक है. प्रेसिडेंट के पास नहीं है. प्रेसिडेंट के पास तो एग्जीक्यूटिव में है. ठीक है. Which of the following amendment acts amended the preamble of the Indian Constitution? 42nd. 42nd Amendment Act. और उसमें सेक्युलर वर्ड डाला था ना. हाँ नहीं 3 वर्ड डाले थे. सिर्फ सेक्युलर नहीं, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी अभी अपन ने डिस्कस किया. ठीक है. Supreme Court held that preamble is not a part of the Constitution in which of the following cases? Berubari Union case. Berubari. In which one of the following cases? In एक second. Supreme Court held that preamble is not a part of the Constitution in which of the following cases? Berubari. A 1960 में जो आया था. ठीक है. Which one of the following article of the Indian Constitution deals with the Constitution of the Parliament of India? Important question. 79 में Constitution of Parliament, Parliament की स्थापना किस उसमें लिखी गई है? That is Article 79. Which one of the following article deals with the composition of the Council of States, Rajya Sabha, and the manner of election of its members? Composition, Rajya Sabha का composition. Article 80.
राज्यसभा का कॉम्पोजिशन के बारे में उसमें लिखा गया है, एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स कैसे होता है वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना ही होता है कि लाइक जो एमएलएज होते हैं, स्टेट के जो एमएलएज होते हैं, वो मिलके एक वो बन के वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन उसमें जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट in the Rajya Sabha are elected in which one of the following? B. Representative of the states, elected members of the state legislative assembly. State legislative assembly जो होती हैं, जो विधानसभा जो होती हैं, उनमें elected members होते हैं, वो वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग के आधार पे राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, the number of representatives of the Rajya Sabha from the union and state territories are among which one of the following? 238. 238 राज्यसभा में जो होते हैं 238 members are elected and 12 people are nominated by the president of India, directly nominated. Abhi who So previous question, what was the answer? previous question का B, elected members of the state legislative assembly. Okay, thank you. राज्यसभा में 238 people are elected and 238 members are elected and 12 members are nominated directly by the president. ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? 12. अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है? रंजन गोगोई है ना। जो 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है वो कहाँ से होता है? आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, हैविंग एनी स्पेशल नॉलेज इन ऑल दीज। अब रंजन गोगोई साहब को इनमें से कौन से उसमें स्पेशल नॉलेज था वो तो मेरे को आज तक समझ में आया नहीं। खैर, अब बना दिया वो, फिर पूरा पॉलिटिकल इशू जा रहा है। अब उस पे वो देखे ना मीम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, अब हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना, वही हालत है। प्रशांत भूषण ने इस पे वो भी किया था कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि रंजन गोगोई जी के पास इन सब में स्पेशल नॉलेज कौन से एरिया में है, कौन सी फील्ड में है, और उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। खैर, तुम स्मार्ट हो, समझ रहे हो क्या चल रहा है। Which among the following is not a standing committee? इनमें से स्टैंडिंग कमेटी कौन सी नहीं है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं यार, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग है। एथिक्स बिल्कुल यार, वो तो इसकी वन ऑफ द मेन स्टैंडिंग कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी। एथिक्स कमेटी भी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है, बिजनेस रेलवे कन्वेंशन नहीं है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी जैसी कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं। ठीक है, सो इट्स आंसर इज सी। इसमें ये भी देख लेना कि तुमको इस क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है, एथिक्स कमेटी भी है और बिजनेस एडवाइजरी भी है, और इसकी जगह सी की जगह कुछ और भी ऑप्शन डाल सकते थे वो। तो आपको ये कमेटी सारी पता होनी चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज नॉट ट्रू। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज आर द परमानेंट कमिटीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस. Ad hoc committees are temporary committees that are dissolved when the task is completed. Committee of Privileges is an ad hoc committee. Joint Committee on the fertilizer pricing is a standing committee. इसमें कौन सा, which of the following? 3 and 4. No, 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4. Committee of Privileges is an ad hoc committee. Joint Committee on fertilizer pricing is a standing committee. Correct. Answer is A. ठीक है, what among the following is not true about the Public Accounts Committee? The committee was first set up in 1919. Its main function is to audit the annual reports of CAG. It consists of 15 Lok Sabha members and 7 Rajya Sabha members. The term of the office of the Public Accounts Committee is 1 year. Which of the following is not true? ये तो सभी ट्रू है, सभी true. It was set up in 1919 और इसका जो मेन वर्क जो होता है, मेन ऑडिटिंग और वो एनुअल रिपोर्ट जो है कैग तैयार करता है। 15 लोकसभा मेंबर्स एंड 7 राज्यसभा मेंबर्स आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इट टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द, हाँ, पीएससी का 1 साल होता है। ठीक है, ये ऑल आर ट्रू। आंसर इज डी। अच्छा, अंडर विच आर्टिकल कैग कम्स? कैग कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? Anyone guess? लिख लो, कैग आर्टिकल 148 के अंदर। कैग आर्टिकल 148
ठीक है, 148 के अंडर आता है। ये पूरा इंडिया का जितना भी नेशनल ऑडिटिंग और वो सब वर्क होता है वो कैग करता है, और इसका जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर करता है, नहीं प्रेसिडेंट करता है इसका अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो अपॉइंटमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो वही होनी चाहिए जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन है, वही होनी चाहिए। एंड ही विथड्रॉज द सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सब ही है तुम्हारे काम का बस इससे रिलेटेड, ठीक है। कैग का जो कैग में लगते भी एसएससी के थ्रू है, एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है, उसमें एक ऑडिटर लगते हैं। आर्टिकल 148। ओके, थैंक यू। ठीक है, एसएससी के थ्रू लगते हैं इसमें, ठीक है, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन तुम अभी ये चीज याद रखो कि अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी आती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और उसका जो रिटायरमेंट है वो वही होना चाहिए 65 एज में। गाइस प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो यार। 65 में उसका रिटायरमेंट होता है, 65 ऑफ एज, ठीक है। मेन तो इसका आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 148 याद रखना, पूछ लेते हैं। Which among the following is not true about the estimates committee? The first estimate committee is of the post-independence era was first set up in 1950. Estimate committee has a right to question the policies approved by the parliament. It consists of members that are both from Lok Sabha and Rajya Sabha. Chairman of the estimates committee is always from the opposition party. सर अब ये थर्ड गलत है इसमें बस। इसमें एस्टिमेट्स कमेटी में बस लोकसभा मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में इसमें थर्ड गलत है। हाँ क्योंकि नहीं थर्ड, क्योंकि 30 मेंबर्स होते हैं और ऑल फ्रॉम लोकसभा। both from Lok Sabha and Rajya Sabha. Only third. ठीक है। So B is the answer. Consider the following statements about the Committee on Government Assurances. Which of the मुझे दिख नहीं रहा था, हाँ, which of the following are not true? It was constituted in 1953. Its main function is to examine the assurances and undertakings given by the ministers on the floor of the House and report back on the status of these assurances and promises. For Lok Sabha, it consists of 15 members, and for Rajya Sabha, it consists of 10 members. D. For Rajya Sabha, it consists of 10 members. It is not true. इसके लिए भी शायद 15 होता है, लेकिन हाँ मतलब 10 तो नहीं होता है, ठीक है। Who heads the नीति आयोग as its chairman? Prime Minister. Prime Minister जो होते हैं वो उनके नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, वही क्वेश्चन आ गया ना। थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इज नीति आयोग। Which one of the following is the CEO of नीति आयोग? CEO कौन है नीति आयोग की अभी? अमिताभ कांत। 1980 IAS बैच ऑफिसर। नीति आयोग 1 January 2015. Yes, 1 January 2015. Okay. And CEO is Amitabh Kant, JNU alumni. JNU से है ये भी। Okay. Which one of the following below is the ex officio chairman of नीति आयोग? नरेंद्र मोदी। घबराना मत, कभी भी नाम पूछ लें, क्योंकि उसमें तुमसे प्राइम मिनिस्टर पूछा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जहाँ पे नाम हो जाए अगर नेम पूछा जाए तो नेम नरेंद्र मोदी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। Constitution 73rd Amendment Act 1992 makes provision for a 3-tier system of Panchayati Raj for all the states having population of above 25 lakh. ना 20. Yes, it's 20. 20 लाख, ठीक है। Makes a provision for 3-tier system of Panchayati Raj for all the states having population of above 20 lakh. Which one of the following state was the first to establish Panchayati Raj institution? Panchayati Raj सबसे पहले कब आया? Rajasthan. राजस्थान में आया था। In which district of Rajasthan? To be very precise.
Guess, Avantika? I have no idea. Nagaur district. Nagour. Nagaur district राजस्थान में first time आया था. And in which year? Anyone? 1990 में था क्या बोले? 50s में था 50s में था 1959 में आया था ये. ठीक है. और ये फर्स्ट टाइम एडॉप्ट तो हुआ था राजस्थान में, और फर्स्ट टाइम स्टार्ट कहाँ हुआ था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में. लेकिन फर्स्ट टाइम आया था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, लेकिन स्टार्ट हो गया था आंध्र प्रदेश में. ठीक है. Which part of the constitution deals with the पंचायत? पंचायत के साथ कौन सा पार्ट? Part 11. पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब. ठीक है. How many total parts are there, Avantika, in the constitution? 22. 20. हाँ. And how many schedules are there? 12. 12 schedules. ठीक है. पार्ट्स तो याद मत करना, स्केड्यूल्स याद कर लेना. कौन सा स्केड्यूल क्या बोलता है वो सब याद कर लेना, पार्ट्स मत याद करना. पार्ट्स में जैसे एक आधा इंपॉर्टेंट ही है, जैसे पंचायत वाला है और इलेक्शंस वाला है. पार्ट्स पे नहीं पूछेंगे, स्केड्यूल्स पे पूछेंगे क्वेश्चन. ठीक है. The panchayat system was adopted to decentralize the power of democracy, to make people aware of politics, educate the peasants. None of this. Decentralize the power of democracy. Yes, decentralize the power of democracy. पंचायत सिस्टम इसलिए लाया गया था कि डेमोक्रेसी की पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए. Which one of the following states have no पंचायती राज इंस्टीट्यूशन at all? कहाँ नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ नहीं है? त्रिपुरा में तो है. नागालैंड में नहीं है. इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं. Which one of the following states has no पंचायती राज institution at all? Nagaland. The fundamental duties are included in the constitution by which of the following act? Fundamental duties. 42nd Amendment Act. हाँ 42nd Amendment Act 1976, और which is also known as mini constitution. उसमें fundamental duties आई under Article 51A Part 4A. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज में जब पढ़ाऊंगा तो तुमको उसमें से ना सिर्फ कीवर्ड्स याद कराऊंगा. कीवर्ड्स आर एनफ, उससे तुम पूरा सॉल्व कर लोगे जितने फंडामेंटल ड्यूटीज है. ठीक है. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बता दिया अभी. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 3 एक जैसी तो कोई चीज होती नहीं है. पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं. पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ठीक है. Which of the following are fundamental duties? Safeguarding public property, protecting the sovereignty, integrity and unity of India, developing scientific journalism. All of the above. है ना. उसमें बहुत सारी, उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें ये भी बोला जाता है टू रेंडर द नेशनल सर्विस whenever called upon to do so. आप में एक कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, आप में एक ह्यूमनिज्म होनी चाहिए, मानवता के आधार पे आपको काम करना चाहिए, मॉब लिंचिंग जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना. और उसमें फिर आपको नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जोरेस्ट्रियन ज्यूज सब लोग एक हैं. इससे फिर फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं विच आर नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर. अब वो जस्टिशिएबल नहीं है इसलिए होती भी नहीं है. सही कह रही हो, यू आर राइट आदित्य, होती भी नहीं है. क्या बताएं अब किस को सुधारें. Which of the following committee suggested to? बोलने को तो बहुत कुछ हो जाता है बट मेरे हाथ बाउंड है, मैं नहीं बोल सकता अभी ऑनलाइन क्लास में, है ना. लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ आता है, पता नहीं तुमको क्या बता दूं मैं, ऐसा मन में आता है, क्या करें. लेकिन ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी आफ्टर दिस लॉकडाउन, अगर होती हैं तो फिर अच्छे से डिस्कस करते हैं सब, क्योंकि जब तक तुम्हारी प्रिपरेशन भी पूरी हो जाएगी फिर ये सभी करेंगे. Which of the following committee suggested to incorporate the fundamental duties in the constitution? Swarna Singh committee.
ठीक है. Which of the following article contains the right to religious freedom? 25 to 25 to 28. 25 to 28 right to religious freedom. इसमें religious freedom में freedom of religion में काफी चीजें दी गई है. Right to manage religious affairs. आप religious affairs manage कर सकते हैं. ठीक है. सभी कई सारी चीजें वो जब मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन तब उस पे आऊंगा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा. Okay. Next one is which of the following article guarantees equality before law and equal protection of law for all the individuals residing within 14. within the territory of India? 14. 14. 14. लोग अभी भी वो कर आ रहे हैं क्या? अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. Lot of people are joining अभी. सही है. अभी तो So maybe without and then join again. I mean अभी join कौन करेगा? ये कर रहे हैं लोग मानसी. लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी. Which article of the Constitution abolishes untouchability? 17. 17. Untouchability 17 में लिखा है. अपन ने लास्ट टाइम किया था. Abolition of royal titles Article 18 में है. Okay. Which of the following is correct with the respect to the right against exploitation? Prohibition of trafficking human beings and forced labor. Freedom as to payment of taxes for the promotion. ना ये freedom of religion में है. Protection of interest of minorities ये उधर है. A. Prohibition of trafficking human beings and forced labor. बेगारी सिस्टम. बेगारी नहीं होनी चाहिए इंडिया में. फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए. आप ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते बिकॉज आर्टिकल 20 किसमें लिखा है ये बताओ. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स. क्या सर? कौन सा आर्टिकल? वो आर्टिकल नंबर बताओ मेरे को. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स 69 आर्टिकल नंबर. कौन सा? 23. गुड. इतना सोचना पड़ रहा है. ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23. Which committee suggested the exemption from disqualification in case of a split from 10th schedule anti-defection? कौन सी कमेटी ने बोला था exemption from disqualification in case of a split from 10th schedule? नहीं. दिनेश गोस्वामी कमेटी. ठीक है. इस पे क्लैट तो नहीं पूछेगा. एलेट पूछ सकता है क्वेश्चन. नेक्स्ट इज this. तो पहले एक